Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर डेली बेसिस पर लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर इसको शेयर करता हूँ। हर रोज़ मॉर्निंग में 7 बजे द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। अब ये जो टाइम है ये 7 से 7:20 तक हो जाता है, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगता है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, बट 7 से 7:20 के आसपास ये वीडियो अपलोड हो जाता है। अब जो मॉर्निंग वाला वीडियो है इसके अंदर द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और इसके अलावा भी जो भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को निकाल कर आपके साथ में डिस्कशन किया जाता है। इस वजह से मॉर्निंग का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर मॉर्निंग के 7 बजे के बाद में आपको रात तक वेट करना है, फिर रोज़ाना रात में 8 बजे आपको ये वाला वीडियो मिलता है जिसको हम लोग प्रीलिम्स क्रैकर थ्रू एमसीक्यूज़ के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ के बेसिस पर, और जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, जैसा कि यूपीएससी पूछता आ रहा है। मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं जो कि आपको आने वाले प्रीलिम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। अब देखो पहला एमसीक्यू ना काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता होगा और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है टू द सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर से संबंधित ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जिसको पता है सर्विकल कैंसर के बारे में वो तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, जिसको नहीं पता है वो ऑब्वियस ही बात है नहीं कर पाएगा। तो पहले तो हम लोग जानेंगे सर्विकल कैंसर क्या है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आराम से यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। अच्छा, ये सर्विकल कैंसर क्यों चर्चा में आया, तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर एक बहुत डिटेल से एक बेस्ट आर्टिकल दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन बहुत अच्छा आता है और इम्पॉर्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया, इंडिया का पहला एचपीवी वैक्सीन है और इससे क्या हो सकता है, हम लोग सर्विकल कैंसर से लड़ सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन सर्विकल कैंसर को मात दे सकता है, इसी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो आपको पढ़ना भी है क्योंकि यूपीएससी ने पहले इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं वैक्सीनेशन को लेकर या फिर एंटीजेंस को लेकर, एंटीबॉडीज़ को लेकर, और वो क्वेश्चन आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखो इस टॉपिक के बारे में हमने पहले पढ़ा नहीं है तो काफ़ी, अभी मैं आपको अगर पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। इस वजह से पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आओ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक वैक्सीन है सर्वावैक। तो एक वैक्सीन जो है इसको डेवलप कर दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू। अब ये जो वैक्सीन है इसको लेकर एक प्रॉपर मार्केट ऑथोराइजेशन मिल चुका है फ्रॉम द डीजीसीआई। डीजीसीआई क्या है, यह है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, हमारे मेडिसिन को एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है, इसको अप्रूवल देने का काम करता है। तो डीजीसीए की साइड से भी यहाँ पर एक प्रॉपर अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन काफ़ी चर्चा में आई। अब ये जो वैक्सीन है ये भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन होने वाला है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये वैक्सीनेशन क्या होने वाला है, भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन होगा, जिसको हम लोग QHPV के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस वैक्सीनेशन का काम क्या होगा, देखो इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये वेमेन को सर्विकल कैंसर से बचाएगा। वेमेन के अंदर सर्विकल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, तो इस सर्विकल कैंसर से वेमेन को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर सर्विकल कैंसर है क्या। देखो सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। अब एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के बीच में। तो आप कह सकते हो सर्विकल कैंसर भी आपको उसी प्रकार का देखने को मिलेगा कि ये सेक्सुअली बेसिस पर ट्रांसमिट होता हुआ इन्फेक्शन है। अब
दूसरा पॉइंट, जो ये सर्विकल कैंसर है ये होता कहाँ पर है? देखो ये एक ऐसा कैंसर है जो कि सर्विक्स के अंदर होता है। अब ये सर्विक्स क्या है? जब आप लोग बॉडी पार्ट को देखते हो तो ये वेजाइनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, वेजाइना का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये तो हो गई वेजाइनल वॉल और ये हो गया सर्विक्स। तो जब आप लोग सर्विक्स वाला हिस्सा देख रहे हो, इसी सर्विक्स वाले हिस्से पर इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो है ये एरिया डैमेज होने लगता है, ये गलने लगता है, ये कैंसर के टिश्यूज़ बन चुके हैं, सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और कैंसर जो है इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर डेवलप हो जाता है। इसी को हम लोग सर्विकल कैंसर बोलते हैं। तो कहाँ पे होता है? सर्विक्स पर होता है। सर्विक्स क्या है? तो ध्यान रखना, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस जो कि वेजिना से कनेक्ट होता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, ये होता कैसे है? देखो ये ज़्यादातर इसका पीछे का कारण यह है कि एक वायरस है। कौन सा वायरस है? एचपीवी। एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पपिलोमा वायरस लंबे समय तक अगर उस पर्टिकुलर एरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये कैंसर जो है ये डेवलप हो जाता है। अब इस कैंसर के भी अलग अलग स्टेजेस हैं। आप देखोगे ना, पहले ये नॉर्मल सर्विक्स आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल सा है। अब कैंसर धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ये सेल्स की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये बॉडी पार्ट आप कह सकते हो गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो ये अर्ली स्टेज है, फिर एक लास्ट स्टेज है और फिर यहाँ पर ये खतरनाक स्टेज आती है जहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है, कैंसर के टिश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर्विक्स वाले हिस्से पर। ठीक है ना, इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये आपको पता ही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती यह है कि देखो जो वेमेन है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर लगभग यहाँ पे 15 से 44 एज की जो यहाँ पे वेमेन्स आपको देखने को मिलती हैं। तो इस पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो वेमेन के अंदर ये जो कैंसर है सर्विक्स कैंसर, ये दूसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर देखने को मिलता है। यानी वेमेन्स की अगर जान जा रही है, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो वेमेन के अंदर आप कह सकते हो दूसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी वेमेन्स की जान जा रही है उनके रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, यानी कि 15 से लेकर 44 की एज के बीच की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आपको सर्विकल कैंसर देखने को मिल जाता है। आई होप आपने सर्विकल कैंसर के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब ये वेमेन के अंदर ही होता है, नहीं आपको यहाँ पे ये मैन के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब मैन के अंदर होता है तो उसको हम लोग पिनाइल कैंसर के नाम से जानते हैं, जो कि पेनिस पर होता है, एक ट्यूमर सा यहाँ पे बन जाता है। बिल्कुल जैसा आप सर्विकल कैंसर देख सकते हो वैसे ही आपको ये पिनाइल कैंसर देखने को मिलता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा डेटा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या है कैंसर को लेकर एक इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च किया और उस रिसर्च के अंदर बताया गया कि भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस कैंसर का बर्डन बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग देख पाते हैं कि हर साल 1.23 लाख के आसपास ये सर्विकल कैंसर के केसेस निकल कर आते हैं और लगभग 67,000 के आसपास डेथ भी होती हैं इसी सर्विकल कैंसर से। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन बहुत हेल्प करेगा, इस सर्विकल कैंसर को टैकल करेगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो नई वैक्सीन होने वाली है इसका इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या होगा। देखो जो वैक्सीन है ये VLP वैक्सीन है, वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन देखने को मिलती है। मतलब यह है कि जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है। अब हेपेटाइटिस बी क्या होता है तो आपको मैंने पहली बार ही पढ़ा रखा है। जो हेपेटाइटिस बी है ये बेसिकली एक लिवर इन्फेक्शन है और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और इस इन्फेक्शन को वैक्सीन से हम लोग रोक सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को रोका जा सकता है वैक्सीन से, वैसे ही यहाँ पर आप ये सर्विकल कैंसर देखोगे इसको भी वैक्सीन से रोका जा सकता है। यहाँ पे बोला गया ये जो वैक्सीन है ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिल रही है कि ये जो वायरस आपको देखने को मिलता है HPV वायरस, इस वायरस के जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं उन सभी स्ट्रेन से बचा सकती है। जैसे टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16, टाइप 18, इन सभी वायरस से यहाँ पे बचा सकती है। तो सिंपल सी बात है। अब जो ये वैक्सीन होने वाली है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, ये वैक्सीन का काम क्या होगा? ये वैक्सीन क्या करेगी? आपके इम्यून रिस्पॉन्स को और ज़्यादा मजबूत कर देगी। ऑब्वियस सी बात, आपकी इम्यूनिटी जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे कि आप लोग उस बीमारी से, उस कैंसर से यहाँ पे लड़ पाओ। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, क्या इंडिया के अंदर में इस सर्विकल कैंसर को लेकर पहले वैक्सीन नहीं थी? कुछ कर नहीं रहे थे हम लोग? देखो पहले वैक्सीनेशन था, ऑलरेडी वैक्सीन है। एग्जिस्टिंग टाइम पे 2 वैक्सीन आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन उन दोनों वैक्सीन की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही महंगी है कि मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो इसी वजह से यहाँ पर ये वैक्सीनेशन को लेकर आया गया और ये वैक्सीनेशन जो है बहुत ही कम दाम पे ऑफ़र किया जाएगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएंगे जो कि सर्विकल कैंसर से सफ़र कर रहे होंगे। अब करंट टाइम पर जो दो वैक्सीन देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन जिसका नाम है गार्डेसिल फ्रॉम मर्क, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा बाइवैलेंट वैक्सीन जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेरिक्स, ठीक है, ये है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन से। तो ये दो वैक्सीन का आपको नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगी है, और इन दोनों ही वैक्सीन को हमने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर रखा है। अब क्या होता है, देश भर में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन दिया जाएगा जिससे लोगों की इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि वो बीमारी से लड़ सकें। लेकिन इस प्रोग्राम के अंडर में इन वैक्सीनेशंस को कवर नहीं किया गया है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है, इस वैक्सीन को DGCI के थ्रू अप्रूवल मिल चुका है। तो इस अप्रूवल के बाद में क्या होगा, हमारी जो सरकार है वो बल्क में बहुत सारी वैक्सीनेशंस को इकट्ठा खरीदेगी, और जो गर्ल्स हैं लगभग 50 मिलियंस के आसपास जो गर्ल्स देखने को मिलेंगी जिनकी उम्र 9 से 14 साल के आसपास की होगी, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। प्लस एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है एज अ गाइडलाइन, ये जो वैक्सीन है ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव कब होगी, मतलब कि अच्छे से काम कब करेगी, जब इस वैक्सीन को पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी पहले लगा दिया जाए। तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले भी अगर यहाँ पर जो महिला वो वैक्सीनेट हो जाती है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन वर्क कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगी, सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग। क्लियर हो गया ना? इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता था। तो जिनको नहीं पता था अब इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि सर्विकल कैंसर एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी कि आप कह सकते हो सेक्सुअली यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन में फैल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये वेमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर में है उनके अंदर सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर देखने को मिलता है, मतलब कि कैंसर की जो फॉर्म है उसके बेसिस पर ये जो सर्विकल कैंसर है ये दूसरा सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है वेमेंस के अंदर में। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये कैंसर होता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है यहाँ पर एक इन्फेक्शन, एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है, किसकी वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, उसके वजह से यहाँ पर ये सर्विकल कैंसर होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए। अब आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी बोलता है तीनों ही करेक्ट हैं। अच्छा, वीडियो को पॉज करके ऑनेस्टली आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश करो। वैसे आप सभी लोग को आंसर तो क्लियर हो ही चुका होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं, या आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको वीडियो से पहले ही दे चुका हूँ, आर्टिकल समझाने के समय मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं क्या? बिल्कुल पूछे गए हैं। देखो यूपीएससी ने साल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था मिशन इंद्रधनुष को लेकर। मिशन इंद्रधनुष को सरकार ने लॉन्च किया है किस चीज़ को देखते हुए? ऑप्शन ए, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन, ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ऑप्शन सी, इंडिया का खुद का ओन रिसर्च कि हम खुद की रिसर्च कर सकें अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन डी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया है सरकार के थ्रू, किसके लिए? यहाँ पे चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वेमेन को इम्यूनाइज करने के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष को मैंने बता दिया किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू 25 दिसंबर 2014 में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये मिशन इंद्रधनुष जो नाम है ये 7 कलर्स को, यानी कि जो हमारे रेनबो होता है ना, उसके 7 कलर्स को ये डिपेक्ट करता है। और यहाँ पे वैक्सीनेशन ये प्रोवाइड करवाता है अलग अलग डिजीज़ के मामले में, यानी जैसे डिप्थेरिया हो गया, वूपिंग कफ, उसका टीटनस हुआ, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। ये जो 7 बीमारियाँ हैं ये बेसिकली वैक्सीनेशन से ठीक की जा सकती हैं। तो इन बीमारियों को टैकल करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को चलाया गया था। क्लियर हो गया? ये ध्यान में रखना। बाकी एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2022 में यानी अब की बार के प्रीलिम्स में पूछा था। क्वेश्चन क्या था?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन जो बॉडी है वो बेसिकली सेल्स से बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो बेसिकली आप लोग देख पाओगे टी सेल्स और बी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब टी सेल्स और बी सेल्स का रोल क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से बाय दी पैथोजेंस, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि पैथोजन से फैल रही हैं बॉडी के अंदर, उस बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं ये बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो ये जो सेल्स हैं ये आपको बोन मैरो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस के खिलाफ में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीजेंस क्या होते हैं, तो देखो एंटीजन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक तरीके से ट्रिगर करता है कि आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे। यानी कि आप कह सकते हो एंटीजन क्या है, देखो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पहले आपको समझना होगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। अब वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, वो हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करती है, यानी जो खतरनाक सब्सटेंस है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, इन सबको डिटेक्ट करती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग एंटीजेंस बोलते हैं। तो इन्हीं को मारने के लिए आप कह सकते हो ये जो एंटीबॉडी है ये वर्क करती है। तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम करता है ये एंटीजन, आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस होती हैं, ये आपने यहाँ पर सीख लिया है। तो ये क्या हुआ, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस, ठीक है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है टी सेल्स, सॉरी बी सेल्स। और वैसे ही आपको टी सेल देखने को मिलेगा। टी सेल भी बोन मैरो के अंदर ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सेल्स है दोनों के दोनों, ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, ये पैथोजेंस को रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी से रिमूव करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए मदद करते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था अब की बार प्रीलिम्स के अंदर में, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कैंसर को लेकर भी काफ़ी सारी टिपिकल टर्म्स थी, वो सब हमने क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल हो चुका है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये वाला एमसीक्यू देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। रिसेंटली यहाँ पे चर्चा में थे हमारे लेबर कोड्स, ठीक है ना। मैंने द हिंदू के अंदर डिटेल्स आपको ये एडिटोरियल समझाया भी था लेबर कोड्स को लेकर, जो 4 लेबर कोड्स हैं वो। अच्छा आंसर तो मिल ही गया यार, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एसपी मुखर्जी कमेटी कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बोलता है मिनिमम वेजेस, ऑप्शन बी बोलता है लेबर कोड्स, ऑप्शन सी बोलता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, या फिर ऑप्शन डी बोलता है एफडीआई इन डिफेंस। अब आपको इसका आंसर पता चलिए गया होगा। एसपी मुखर्जी कमेटी बेसिकली रिलेटेड है लेबर कोड से। अब सॉरी लेबर कोड से नहीं रिलेटेड है, अब आप बताओ ये किसी से रिलेटेड है। अच्छा हुआ यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो बताओ एसपी मुखर्जी कमेटी कौन से चीज़ से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली आते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये चर्चा में आर्टिकल इसी वजह से आपके लिए करंट अफेयर बना है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बेसिकली है ऑप्शन ए। तो एसपी मुखर्जी कमेटी रिलेटेड है मिनिमम वेजेस से, तो मिनिमम वेजेस को लेकर इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। तो ये आपको लिख कर रख लेना है, नोट डाउन करके रख लेना है। एसपी मुखर्जी कमेटी इज इक्वल्स टू मिनिमम वेज करके एक ही लाइन के अंदर शॉर्ट सा लिख लो, आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इस ऐसे आर्टिकल के अंदर यार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, बस ध्यान में रख सकते हो जो कमेटी है ये रिलेटेड है मिनिमम वेजेस से और नेशनल फ्लोर वेजेस से, और ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। आप देखोगे साल 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। साल 2016 में क्या क्वेश्चन था, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी बोलता है गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी बोलता है रिवर्स को जोड़ने के लिए ये काम करती है, या फिर ऑप्शन डी बोलता है वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इन कमेटी का एक वर्क देखने को मिलता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन कमेटी ने अपने रिपोर्ट्स को भी प्रस्तुत किया था। तो इस वजह से ये कमेटी काफ़ी चर्चा में रहती हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है।
बाकी आप लोग वेस्टर्न घाट देख पाओगे, वेस्टर्न घाट ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरीज आपको देखने को मिलती है। उन ग्रीन एरियाज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हमने एनवायरनमेंट को उस वाले एरिया के कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको लेकर एक कस्तूरी रंगन और साथ ही साथ गाडगिल कमेटी रिपोर्ट आई थी, ये आपको पता होगा। जैसा मैंने बोला कि ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, तो बस इतना सा ध्यान रख सकते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी चर्चा में ये था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपको पता होगा कल के द हिंदू के वीडियो में और परसों के द हिंदू के वीडियो में मैंने एक आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किया है पॉपुलेशन को लेकर। रिसेंटली 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया गया और उसी के रेफरेंस में क्या होता है, एक डेटा, एक रिपोर्ट आती है जिसको हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के नाम से जानते हैं। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 है, जो रिपोर्ट है, इसके संबंध में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इंडिया साल 2023 तक चाइना को सरपास कर देगा, चाइना को ओवरटेक कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के मामले में हम लोग चाइना को पछाड़ देंगे 2023 तक। तीसरा यहाँ पर इस रिपोर्ट के थ्रू बोला गया, इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो मतलब नीचे आ चुका है। पहले फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हुआ करता था, अब फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है। तो क्या स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 2 and 3, या फिर ऑप्शन डी बोलता है तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो आप लोग देख पाओगे एक आंसर तो आपको पता चली गया होगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। एक नहीं, आपको करेक्ट आंसर पता चली चुका है, अब आर्टिकल को छुपा के रखा जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। 2 and 3 यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा, पहला करेक्ट नहीं है क्या? नहीं, पहला करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इस आर्टिकल में देख लिया है कि जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की साइड से, तो ऑब्वियस ये बात है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम ही नहीं उठता, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है 2023 तक चाइना को ओवरटेक कर देगा जनसंख्या के मामले में, तो ये बात भी आपको दिख ही रही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब तीसरे स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पहला दूसरा आपको क्लियर हो गया। तीसरे स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इंडियन जो वेमेन है उनका आप कह सकते हो जो फर्टिलिटी रेट है, ऑब्वियसली बात है वो भी कम हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपको सही देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट होता है एक वेमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। तो 1972 के आसपास भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट था वो 5.4 के आसपास था, एक वेमेन इतने बच्चों को जन्म दे रही थी। बट करेंट टाइम पे फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास देखने को मिला, यानी कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो चुका है। ये तो आप लोगों ने एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। काफ़ी सारे लोगों ने इसको बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में पढ़ा देता हूँ, करंट अफेयर के बारे में पढ़ा देता हूँ, जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। ठीक है, जिनको यहाँ पे पता नहीं है कि भाई ये जो है आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, तो उस आर्टिकल के बारे में इस करंट अफेयर को पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, जो पहला वाला स्टेटमेंट था इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश नहीं किया है, इसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन की साइड से। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर ये बनता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू भी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, वो थी जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना, वो हमने डिटेल से कवर किया था, तो वो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व किया था। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कितनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, ये मैंने आपसे काफ़ी बार बोला था कि लिख लेना। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो सभी रिपोर्ट्स के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं किस किस को याद है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया? इस रिपोर्ट ने पहली चीज़ ये बोला कि हमारी जनसंख्या ग्रो हो रही है, लेकिन जनसंख्या ग्रो होने की जो गति है वो डिक्लाइन हो रही है। यानी पॉपुलेशन 2030 तक ये 8.5 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन के आसपास, और 2100 तक ये लगभग 10.4 बिलियन के आसपास तक ये पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। अब देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो गति है, बढ़ने की जो स्पीड है ना, वो काफ़ी कम है, धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पे बोला गया।
दूसरा यहाँ पे बोला गया कि 2050 तक जो जनसंख्या बढ़ेगी वो कुछ ही कंट्रीज़ के अंदर ग्रो होती हुई नजर आएगी, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्री है, देन इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये सारी कुछ कंट्रीज़ है जहां पर आप कह सकते हो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी 2050 के दौरान तक, मतलब 2050 तक। क्लियर हो गया। बाकी ये बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर, अब ऑब्वियस ही बात है, देखो एक कॉमन सी चीज़ है, पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है, तो जो जवान लोग हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो एक तरीके से बूढ़ी हो रही होगी। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो लोग हैं वो बुढ़ापे की साइड में आगे बढ़ रहे हैं। साल 2022 के अंदर जो 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वो 10% के आसपास हैं, जो कि बढ़कर 16% के आसपास हो जाएंगे 2050 तक। तो आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन है बूढ़े लोगों की वो इंक्रीज़ होती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि यूथ ऑब्वियस ही बात है वो यहाँ पर बुढ़ापे की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, और वैसे यहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है जो एल्डर वाली पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने वाली है आने वाले टाइम पर, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। फिर इस रिपोर्ट में इंडिया के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फर्टिलिटी रेट नीचे आ चुका है। पहले 5.4 का हुआ करता था, अभी 2.1 का आपको देखने को मिलेगा। तो फर्टिलिटी रेट काफ़ी डाउन हो चुका है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो चुका है, तो इसकी वजह से आप देखोगे इंडिया के अंदर भी हम लोग देख पाएंगे जो बूढ़े वाले लोग हैं वो थोड़े से बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम पर। आने वाले कुछ 20-30 सालों के अंदर जो बुढ़ापे वाली पॉपुलेशन है, 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो आप देखोगे साल 2016 में यूपीएससी ने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में जो 2022 का इंडेक्स है रिसेंटली हमने कवर किया था, और ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था। तो ये जो इंडेक्स है इसको किसने रिलीज़ किया है? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन विमेन। तो आप देख पाओगे इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये कितनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो सारी रिपोर्ट्स के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखने हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया था साल 2019 में। क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की जाती है किसके थ्रू? अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, 2019 का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की जा रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये दोनों बॉडीज़ को यहाँ पे इसी एक्ट के अंदर में बनाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार जो है, वो बेसिकली इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के तहत एक वार्डन को अपॉइंट करती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि एक व्यक्ति होगा जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया को देखेगा, उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से देखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का प्रबंधक होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ जाती हैं इस एक्ट के तहत। तो पूछा गया इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो कोशिश करो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देने की। ठीक है, ये चर्चा में क्यों था, आप लोग न्यूज़ यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 2 एंड 3 ओनली देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नाम से ही पता चल रहा है हमारे वाइल्ड लाइफ को, यानी हमारे जो वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों प्रजातियां आती हैं। तो इन दोनों ही प्रजातियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, इनको बचाने के लिए जो एक्ट है ये वर्क करता है। तो पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर को भी मिलाकर। बट जब आप लोग इस एक्ट को देखते हो तो बोला गया कि ये एक्ट एक्सटेंड होता है पूरे भारत में, लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात हो रही है, ठीक है, 1972, ये ध्यान रखना।
दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो एक्ट है, इसी एक्ट के बेसिस पर नेशनल एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को बनाया गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी को बनाया गया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो हमारी राज्य सरकार है, बिल्कुल यहाँ पे उनके पास पावर आती है कि वो यहाँ पे एक वार्डन को अपॉइंट करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया का ध्यान रखेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वार्डन होगा। तो ये पावर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में है। इस वजह से स्टेटमेंट 3 भी जो है वो करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाते हैं, पहला यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया है कि इसका क्या आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए, बट उससे पहले यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन रह गया है, वो मीडिएशन से संबंधित है। अब आपको पता होगा रिसेंटली ना मीडिएशन बिल को लेकर एक आर्टिकल आया था डिटेल से द हिंदू के अंदर। तो यहाँ पे हमने डिटेल से समझा भी था मीडिएशन बिल क्या है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मीडिएशन बिल के बारे में। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेगा, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। पहले हम लोग आओ मीडिएशन बिल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। देखो मीडिएशन बिल, पहली चीज़ ये मीडिएशन है क्या? मीडिएशन बेसिकली एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। अब ये क्या है? देखो आज के टाइम पर जब आप लोग यहाँ पे अदालतों को देखते हो, कोर्ट्स के अंदर लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन केसेस को देखने के लिए अभी जो जजेस है वो काफ़ी कम है और इसकी वजह से केसेस की जो पेंडेंसी वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। अब मान लो एक नया केस आता है, अब नया केस कोर्ट में जाता है तो उसको कम से कम आप कह सकते हो 5-6 साल 10 साल लगने वाले हैं उस केस को कोर्ट के अंदर देखते देखते। तो मतलब वो भी यहाँ पर पेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसी पेंडेंसी को रोकने के लिए एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है मीडिएशन। मतलब कोर्ट में जाने से पहले ही यहाँ पर जो दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, जिनका केस कोर्ट में जा रहा है, उनको कोर्ट में जाने से पहले ही उनका मामला बाहर निपटा दिया जाएगा। एक मीडिएटर होगा, एक बिचौलिया होगा जो कि इन दोनों की आपस में जो लड़ाई है उसको सुलझाने में मदद करेगा। तो बेसिकली ये होता है मीडिएशन। तो मीडिएशन एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यानी आपके डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाला जाएगा लेकिन कोर्ट में जाने से पहले, ठीक है ना, आउटसाइड द कोर्ट। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर आपको मीडिएशन देखने को मिलता है। अब मीडिएशन के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फीचर होता है प्री लिटिगेशन मीडिएशन। प्री लिटिगेशन मीडिएशन का मतलब है, लिटिगेशन मतलब क्या होता है? केस को फाइल करना। तो ऑब्वियस सी बात है, प्री लिटिगेशन का मतलब क्या है कि केस को फाइल करने से पहले आप देख पाओगे ये मीडिएशन किया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ये जो मीडिएशन होता है ये 2 प्रकार के केसेस में होता है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये चीज़ घोल के पी लेना। मीडिएशन सिविल और कमर्शियल केसेस के अंदर होगा। कौन से? सिविल और कमर्शियल। कोई डिस्प्यूट है, कोई यहाँ पर व्यापार को लेकर विवाद है, या सिविल को लेकर यहाँ पे सोसाइटी को लेकर कोई यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है, तो उन केसेस को यहाँ पे टैकल किया जा सकता है मीडिएशन के अंदर। क्रिमिनल केसेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर सिविल या कमर्शियल डिस्प्यूट है तो एक पर्सन क्या करेगा? एक मीडिएशन के माध्यम से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। बाकी मीडिएशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, ये जो प्रोसेस है ये 180 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। मान लो पार्टी फेल हो गई, फिर भी एग्रीमेंट नहीं कर पाई, ये लोग नहीं मान पाए, तो उनको 180 दिन और मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इतने कम समय में यहाँ पर एक केस सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मीडिएशन की साइड में। लोग अपने मुद्दे को कोर्ट से पहले यहाँ पर मीडिएशन के तौर पर सुलझाना सही समझेंगे। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेगा। तीसरा, यहाँ पर जो मीडिएटर्स हैं वो देखने को मिलेगा। मीडिएटर्स क्या करेंगे? मीडिएटर्स बेसिकली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति होगा बीच में, दोनों पार्टीज़ के केसेस को सुनेगा और उनके मामले को सुलझाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मीडिएटर है, मीडिएटर कैन नॉट इम्पोज अ सेटलमेंट ऑन देम। मतलब क्या है कि वो जो मीडिएटर है, जो बीच में इंसान खड़ा हुआ है जो कि इनके मुद्दे को सुलझा रहा है, वो बेसिकली इनको राय देगा, इनको कुछ अपने यहाँ पर सुलझाने के लिए आपस में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सेटलमेंट को उन लोगों के ऊपर थोपा जाएगा। यानी मीडिएटर की बात ऐसी नहीं है कि उन दोनों पार्टीज़ के ऊपर थोपी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मीडिएटर की मर्जी है यहाँ पे उस चीज़ से वो अग्री करें या ना करें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर एक और फीचर है। फिर इसके अंदर एक और फीचर आता है, वो आता है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो क्या करेगी? मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाएगी। और इस काउंसिल के अंदर कौन कौन होगा? एक चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ में 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। और एक्स ऑफिशियो के अंदर कौन कौन से 3 मेंबर होंगे?
हमारे सेक्रेटरीज होंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के और फाइनेंस के, ठीक है ना, ये लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे इसके बारे में इतना ध्यान रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो क्योंकि अभी बेसिकली यहाँ पर ये बिल है, आगे ये पास होगा, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जब ये एक्ट बनेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान में पढ़ सकते हो। अभी फ़िलहाल एक बिल है, तो आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे चेंजेस इसको लेकर हो सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में इसी के अंदर इस बिल का एक और फीचर है, वो है कम्युनिटी मीडिएशन। यानी कि कम्युनिटी के बीच में जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, इनके बीच में अगर कोई यहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो उसको भी यहाँ पर मीडिएट किया जा सकता है। जो कम्युनिटी मीडिएशन है ये भी अटेम्प्ट किया जाएगा ताकि जो डिस्प्यूट्स है उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सके, ताकि जो रेसिडेंट्स है, एक लोकेलिटी के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में यहाँ पर शांति को बनाया जा सके। ठीक है ना, मतलब कि लोकेलिटी के अंदर जो रेसिडेंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर मतलब शांत नहीं रह पा रहे हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए कम्युनिटी मीडिएशन भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मीडिएशन बिल के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया? अब मीडिएशन बिल के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है मीडिएशन बेसिकली एक वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है जिसके अंदर विच एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल मीडिएटर फैसिलिटेट्स डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन रीचिंग अ सेटलमेंट। तो बेसिकली एक वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है। वॉलंटरी मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप मीडिएट करवाओ या ना करवाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया, इस मीडिएशन बिल का जो ऑब्जेक्टिव है मीडिएशन बिल 2021 का, वो यह है कि सिविल और क्रिमिनल केसेस को सेटल करना एक्सेप्ट केसेस ऑफ मर्डर। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें क्रिमिनल केसेस की तो कहीं चर्चा ही नहीं की गई है, सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स की चर्चा की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट भी आपको गलत देखने को मिलेगा। अब पहला स्टेटमेंट क्यों गलत देखने को मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मीडिएशन है ना, मीडिएशन बेसिकली यहाँ पे करवाया जाता है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट है, ये हमने समझ लिया है। लेकिन एक वॉलंटरी तो है, ये आपकी मर्जी है कि आप कोर्ट जाओ या मीडिएशन करवाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, वॉलंटरी है। लेकिन लीगली बाइंडिंग है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, एक लीगली बाइंडिंग है। कानून के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, इसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपको नीदर 1 नर 2 देखने को मिलेगा। आई होप आपको मीडिएशन बिल के रिगार्डिंग भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, अच्छे से चीज़ों को समझ लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को। तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। हार्ड से इजी सारे एमसीक्यूज़ कवर किए जाते हैं। आगे आते हैं, तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है जो कि आपको सॉल्व करना है। रिसेंटली रेड पांडा चर्चा में था और रेड पांडा को लेकर मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करवाया था, लेकिन उस वाले क्वेश्चन से काफ़ी अलग है ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा था तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा और आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। रेड पांडा के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली चीज़ यहाँ पे बोला जाता है रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। दूसरा क्वेश्चन, रेड पांडा को लिस्ट किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट, रेड पांडा को प्रोटेक्शन दे रखी है अंडर द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स। बता दो कौन सा इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया PDF के अंदर में, तो कोशिश करना आप लोग सही इसका आंसर दे सको। अगर नहीं आता है तो PDF में से इसका आंसर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कल हम लोग इसके आंसर को देख लेंगे। ओके ना, इसी के साथ में करते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।